गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट इज फरिया। आज बात होगी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं कर रही, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी। नैब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के एसासे नीलाम करने की इजाजत दे दी। मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए हैं, साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद का दावा। राना मशहूद का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, फवाद चौधरी का तबसरा। कोड़ के लिए छतीरा नु जप्पे। राना मशहूद को इस वक्त के बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई, पूछेंगे कि इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली फर्रुख हबीब से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अफजल खान से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। क्यों नहीं? नाम क्या आपका? कब जा रहे हैं पाकिस्तान? मैं जब मेरी हालत ठीक से तो मेरे डॉक्टर की एडवाइस मानी, आपकी बात मानी मैं। डर सर कैसी तबीयत? कैसी है सर? एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शो। नैब अदालत ने आज साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के पाकिस्तान में मौजूद असासे नीलाम करने की इजाजत दे दी है। इसहाक डार के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर किया गया था, मगर वो अदालत में पेश होने के बजाय लंदन चले गए और जिस तरह गए थे वो एक अलग कहानी है। जब लंदन गए तो फिर वहां से वापस आने पर तैयार नहीं हुए और अदालत में उनके वकील ने उनकी बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था और ये कहा था कि वो चल फिर नहीं सकते, मगर अदालत ने यह मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया था। नैब ने उनके असासे जब्त कर लिए थे और अदालत से उन्हें नीलाम करने की इजाज़त मांगी थी। आज की डेवलपमेंट ये है कि अदालत ने इस हवाले से अपना फैसला सुना दिया है। एक नज़र इसहाक डार साहब के जो जाहिर करदा असासे हैं उन पर डालते हैं। इसहाक डार और उनकी अहलिया के लाहौर और इस्लामाबाद के निजी बैंक्स में अकाउंट्स हैं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 1 घर और 4 प्लॉट्स हैं, जबकि इस्लामाबाद में उनके 4 प्लॉट्स हैं। इसहाक डार और उनकी अहलिया के पास पाकिस्तान में 3 लैंड क्रूजर्स हैं, 2 मर्सिडीज और 1 करोला गाड़ी है। इसहाक डार और उनकी अहलिया ने हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 की सरमायाकारी की हुई है। बैरून मुल्क जायदाद में इसहाक डार के दुबई में 3 फ्लैट्स और 1 मर्सिडीज गाड़ी है, जबकि बैरून मुल्क 3 कंपनीज में शराकत भी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ तो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट पर बरसते हुए नजर आते रहे, खलाई मखलूक भी नजर आती रही, मगर अब पंजाब साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद ने दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुस्लिम लीग नून के मामला ठीक हो गए हैं और मियां शहबाज शरीफ ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को मियां शहबाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने पर बड़ा अफसोस है। लेट्स वॉच हिम। हम अदारों के हक में हैं, लेकिन अदारों को इस्तेमाल करने वाले चंद ताले आज़मा हम उनके खिलाफ हैं। मेरा ख्याल है कि अब बहुत हद तक मामला ठीक हो चुके हैं। मामला ठीक इस तरह हुआ है कि मैं समझता हूं कि शायद उनको ये समझ आ गई है कि उन्होंने घोड़ा समझा था, खच्चर निकले और वो जो खच्चर हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। पहली बात है कि जो पहले हमारा स्टैंड था या जो हमारा स्टैंड था उसको कुछ जो हल्के थे वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हमारा स्टैंड जो था वो ठीक था और इस हमारे मौक़िफ़ को अब ये लोग मानना शुरू हो गए। मैं इसको इस तरह कहूँगा कि वहाँ पे बैठे हुए थिंक टैंक्स को अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पे चलने वाले लोग। तो इस बात का भी अफसोस है अब, और ख़ास तौर पे अब ज़्यादा होना शुरू हो गया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते तो आज पाकिस्तान को ये हालात ना देखना पड़ते। आज पाकिस्तान को इस तरह कशकोल उठा के किन लोगों तमाम, मैं मतलब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल
ओके, ये बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो हम कहते थे तो PMLN इसकी तरदीद करती थी। आज PMLN के सीनियर लीडर खुद ही ये बात कह रहे हैं। ये भी बात कही जाती थी कि शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ अलग है नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से, उस वक्त भी उसकी तरदीद की जाती थी। आज खुद इसको अफर्म कर दिया। फारूक हबीब साहब, क्योंकि आप लोगों की जमात के हवाले से बात हो रही थी, तो फर्स्ट वेलकम टू यू कि आप के ऊपर अफसोस हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट को। राना मसूद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें लगा कि ये तो कोई और ही निकल आए, हम कोई और समझ रहे थे आपको। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो राना मशहूद साहब हैं, इनकी बात को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। और राना मशहूद साहब ये वही शख्स हैं जिनको मैं जानता हूँ कि सूबाई वज़ीर तालीम थे, और ये केसेस बंद करने के लिए इनकी वीडियो सामने आई थी कि एक जो एजुकेशन का बाहर भेजने का कंसल्टेंट था, उससे जो है वो पैसे ले रहे थे, और वो सामने चीज़ भी सामने आई थी। और आज अचानक से जो है वो इनको ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत पेश आ गई, और ये किसके कहने के ऊपर जो है वो इस किस्म का बयान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हुए हैं, जिसके तनाजुर में एक जमहूरी हुकूमत कायम हुई है, और मरकज़ में भी इक़्तिदार है, सूबे में भी इक़्तिदार है। और अब ये इक़्तिदार के बगैर इतने बेचैन क्यों हैं? और ये लोग पहले कभी खलाई मखलूक का ताना देते हैं, आज ये इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान बन के ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे मामला तय हो गए हैं। हमेशा इनके जब भी ये इक़्तिदार के अंदर आए तो ये हमेशा ठीक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, किसी डील के तनाजुर में आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अब ना जो है वो कोई डील होगी ना कोई डील होगी, बल्कि जो जिस 2 महीने का ये जिक्र कर रहे हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, जो है वो इतने मुकदमात हैं, चाहे वो साफ पानी का केस हो, पंजाब की 56 कंपनीज का केस हो, वो मुझे अगले 2 महीने में जो है वो अडयाला जेल जाते नजर आ रहे हैं। ओके, सो कोई डील आपको नजर नहीं आ रही है? डील के हवाले से खुद PMLN कहती रही कि हमारी कोई डील नहीं है। आज क्यों राना मशहूद साहब ने ये बात की? आई कम टू यू आमिर साहब, जो मुकदमात हैं वो उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे शुरू से चल रहे थे, या कोई ऐसी तब्दीली आई है जिसकी वजह से राना साहब ने आज ये बयान दिया है? देखिए, जो राना साहब का बयान था ये तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था, क्योंकि अगर हम मुकदमात की नवीयत से देखें तो इन्होंने तो हमारे पूरे जो इनका शुरू से नैरेटिव था ना कि जुडिशरी को हिट कर रहे थे, आज इस बयान से हमें लगता है फिर इन्होंने हिट किया है। क्योंकि अगर इनका कहने का मकसद है कि अगर मियां साहब को एक टेम्परेरी रिलीफ मिला है कि सस्पेंशन हो गया है, तो क्या वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की साथ नेगोशिएशन का रिजल्ट है? दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि जो इनके अपने केसेस को भी खराब करेंगे, क्योंकि अभी तो खाली बेल हुई है, अभी उस अपील ने चलना है। तो ये क्या डिसट्रस्ट कर रहे हैं? क्या ये समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेबल टॉक का है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मामला ठीक करा है? दोनों के नाम उसी सांस में, उसी ब्रेथ में ये कहते हैं कि जी पहले उनको एहसास था कि उन्होंने कुछ गलत लोगों को वो किया, और जो पहले फैसले थे ये अगेन उस पर हिट कर रहे हैं कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने कराए थे, वो जुडिशरी ने कराए थे, और अब चूंकि चीजें सेटल हो गई और उन्हें ये एहसास हुआ है कि जो ये अपनी गलती का, और उन्हें ये एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने दायरे में रह के काम करना है। ये वही बात है जो मियां साहब का नैरेटिव है। ये उसको पहले वो मियां साहब कहते थे, आज इन्होंने इनडायरेक्टली दोबारा वही बात कर दी, इधर से थप्पड़ लगाया था, अब इधर से लगा रहे हैं। वो ही कह दिया। अब राना मशहूद साहब, अब एक तरफ तो शहबाज शरीफ का बयान है, लेकिन ये खुद भी बड़े क्लोज शहबाज शरीफ के ज्यादा समझे जाते हैं, और मैं नहीं समझता कि राना मशहूद ने ये बात अपने ताई से की होगी। ऑब्वियसली ही वुड नॉट से, लेकिन अब उनकी उसका बयान भी आ गया है कि इनका जाती हैसियत में है। लेकिन अगेन बात यह है कि इस पे थोड़ा सा चेक होना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट्स जो आती है, इन्होंने डायरेक्टली एक्यूज कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने कहा है कि जी उनके साथ और अदलिया को इट शुड बी टेकन नोटिस ऑफ कि ये बताएं कि जी अब कौन से हालात आ गए। और नंबर 2, एक और बड़ी बुरी बात जो इन्होंने की, इन्होंने कहा कि जी जो ये इलेक्शन का प्रोसेस था, अब 1,70,00,000 लोगों ने अगर इनकी पार्टी को वोट दिया है तो वो अवाम के और वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वो जो इलेक्शंस थे वो भी शायद एस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज कराए थे। वो कह रहे हैं हम वक्फा लेते हैं। राना साहब ही हमारे राना अफजल खान, उनसे पूछेंगे क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से राना साहब के खिलाफ हम सब जानते हैं। वी विल आस्क हिम राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट फॉर एंड वेलकम बैक। राना अफजल खान, राना मशहूद एस्टेब्लिशमेंट से डील और फिर हुकूमत बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें करके नून लीग तो वोट की इज्जत कह रही थी, वोट को इज्जत दें,
जो दूसरे हाथ हैं उनसे उनकी बातें ना करें। अब खुल्लम खुला कह रहे हैं राना मशहूद कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बात हो चुकी है। मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम शुरू होने से कोई 1.5-2 घंटे पहले इसके ऊपर क्लैरिटी आ गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन खातून ने बयान दे दिया था कि अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, और मशहूद साहब के बारे में ये भी कहा था कि उनसे पूछा जा रहा है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। हैविंग सेड दैट, जो हॉक्स थे इस्टेब्लिशमेंट के, और ख़ास तौर पे कुछ जनरल साहबान जो आपके टॉक शो सारों पे आके 5 साल नून लीग का टिया पांचा करते रहे और पीटीआई की तारीफ करते रहे। मसलन कौन से जनरल साहब? मैं आपको नाम बता, नाम ले देना राना साहब, किसकी बात कर रहे हैं? दे आर वेरी पॉपुलर फेसेस। एक ऐसे भी जनरल हैं जो एक दिन में 5-5 प्रोग्राम करते हैं, आप सब जानती हैं, वैसे ना कहलवाएं। तो वो लोग आजकल जब वो इन प्रोग्राम्स पे आ रहे हैं तो आजकल वो खौफजदा हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है पिछले 40 दिन में क्या कर रही है। आजकल उनके बयानात तब्दील हो चुके हैं, आज वो परेशान हैं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है। राना साहब, ये तो किसी की इंडिपेंडेंट ओपिनियन की मिसाल बन गई कि वो पिछली हुकूमत पे भी तनकीद करते रहे। हम खुद उन लोगों में शामिल हैं जो पिछली हुकूमत जहाँ पे गलत थी उनको तनकीद करते रहे, जहाँ पे लगा सही काम किया उनको जरूर हमने सपोर्ट किया। आज आप जो मर्जी पीटीआई के बारे में जो मुस्लिम लोगों का फीडबैक हो, जहाँ जहाँ हुकूमत ने गलत किया उसको हाईलाइट करेंगे। तो आप जिन जनरल साहब का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर तो वो बड़े लीनियंट, बड़े टीवी टॉक शोज के ऊपर किस्म के मुझे एनालिस्ट लग रहे हैं। मेरी तो टीवी टॉक शोज के ऊपर उनकी बाकायदा इन पब्लिक व्यू लड़ाइयाँ हुई हैं और मैंने उनको करेक्ट किया है। और वो आपके प्रोग्रामों में डिफेंस एनालिस्ट बन के आते थे और ठोकते नून लीग को थे, और वो और उस करप्शन को ठोकते थे जो आज तक आप ढूंढ रहे हैं। पहले तो ऑपोजिशन में बैठ के ढूंढ रही थी ना पीटीआई, आज गवर्नमेंट में बैठ के उस करप्शन को ढूंढ रही है। सर, और आपने असल में पिन पॉइंट कर लिया किसी जनरल को, क्योंकि आप शायद उनको ज्यादा गौर से देख रहे थे। आपने अगर पिछले 5 साल की टॉक शोज उठा ले, आपको चाहे जनरल हो, चाहे मेजर हो, चाहे ये आमिर साहब हो जो कि किसी उनका फौजी ओहदे से ताल्लुक नहीं है, कोई और हो, लोग तनकीद करते हैं। सर, हुकूमत का काम है तनकीद सुनना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि आपका ये होता है तो आप हमें तनकीद ना करें। अगर कोई मौका मिलेगा तो करेंगे। मुझे भी मौका दें। इस हुकूमत पे भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर भी मुझे भी मौका मिल गया। जी, देखिए, जब एक बंदा डिफेंस एनालिस्ट बन के आता है तो वो डिफेंस मैटर्स की बात करे, उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। और जब वो सियासत करता है, मैंने उनको यही कहता था कि आप पीटीआई का दुपट्टा पहन के आ जाएं, फिर हम आपका तिया पांचा कर देंगे। अभी हम आपकी इज्जत करते हैं कि आपके साथ डिफेंस का लफ्ज लगा हुआ है। तो ये चीजें हमारी चलती रहती थी। लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी वो लोग आते हैं और आज उनका जो रद्द अमल है मुल्क के मौजूदा हालात पे, वो बैडली डिसअपॉइंटेड हैं कि ये किस तरीके से मुल्क को आगे ले जाया जा रहा है, किस किस्म के वजीर बन गए हैं, किस किस्म के बिग माउथ आ गए हैं जो जिनको वो और फिर अभी ये कंटेनर से नहीं उतरे। ये लफ्ज आप निकालें प्रोग्राम, ये लोगों की न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की फीलिंग है, ये लोगों की फीलिंग है। और मुझे बताएं कि इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी सवाए इसके कि अभी भी ये पुरानी चीज़ें ढूंढ रहे हैं। अपना जो हमारे पास जो रिसोर्स है उसको कैसे हमने इन्वेस्ट करना है, हमने कहाँ जाना है आगे, उसके ऊपर इनका कोई प्लान नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एक बंदा जो था राना साहब, अगर मुझे इजाजत दें, बड़े अदब के साथ, आप इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन मुझे आज नून लीग की डाउन फॉल में कुछ मामलात लगा कि शायद गलत अंडरस्टैंडिंग के भी शायद हो रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ टॉक शो पे 1-2 गेस्ट्स के बयानात पर आप ये समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, तो ये बड़े परेशान कौन बात है। ये इट मींस यू हैव नो आइडिया कि असल में एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। दिस इज वन ऑफ द आइटम्स। अगर सिर्फ टॉक शो पे मौजूद एक गेस्ट के ओपिनियन पे बेस करें अपना तमाम जो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज वन ऑफ द आइटम्स। अगर आप इस सब्जेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं बलूचिस्तान से शुरू हो जाऊंगा, जहां पे एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को किस तरीके से गिराया गया, फिर मैं वो खलाई मखलूक से शुरू हो जाऊंगा। लेकिन अब तो हमने तो कोशिश की कि इसके ऊपर मट्टी डाल दें। इनकी हुकूमत बन गई है, हमने इनके 40 दिन पे तनकीद नहीं की, हमने कहा ये चलें, लेकिन वो खुद अपने आप के ऊपर तनकीद करवा रहे हैं। हमने तो कहा हम आगे चलते हैं, हम तो इनको 101 दिन देने के लिए तैयार हैं। ये तो अभी भी रोज हमें अट्रैक्ट करते हैं कि हम इनके ऊपर बयानात दें।
कभी ये भैंसों की बात करते हैं, कभी ये किसी चीज की बात करते हैं। जो राना साहब, आपने अपने आप को डिटैच किया है राना मशहूद के बयान से, लेकिन आपने जिक्र जरूर किया है कि कुछ एक दो शवाहिद नजर आ रहे हैं जिनसे लग रहा है कि लोग परेशान हैं इस गवर्नमेंट से। एटलीस्ट इसको हम कह सकते हैं कि चेंज पॉलिसी नहीं, मैं पॉलिसी का स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने कहा जो उनके नुमाइंदे आते हैं और वो बड़े वेल निटेड होते हैं, बड़े क्लोज होते हैं अपनी स्टैब्लिशमेंट के साथ, जाहिर है वो टीवी के ऊपर आके आते हैं, आप उनको डिफेंस एनालिस्ट का एहतराम देते हैं। अब मैंने सुना है बहुत सारे अच्छे लोग, अब उनकी बातें जो हैं बड़ी, वो उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट क्राइसिस है, पाकिस्तान के। ओके, आई कम टू यू फरहबी साहब। आई थिंक जनरल अमजद शोएब का शायद जिक्र करे थे राना साहब, इफ आई एम करेक्ट, और भी शायद कोई उनके जहन में कोई एक दो लोगों, क्योंकि वो आप तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब है मामला खराब है। तनकीद को वैसे लेना संजीदगी से चाहिए। देखें फरिया, बात यह है कि जिस तरह मछली जो है वो पानी के बगैर नहीं ना रह सकती, इस तरह नून लीग का भी मसला ये है कि इन्होंने ये सोच लिया हुआ है कि हम भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। अब इक़्तिदार का जो है जाने का सदमा इतना बड़ा है कि ये ख्वाब में भी जो है इल्यूजन्स के अंदर आज भी फिर रहे हैं, और ये बयाना दे के तो नजर आ रहा है कि ये तो पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो इनके लिए वो रास्ता खोला जाए जिस रास्ते से ये इक़्तिदार में आते रहे हैं। देखें बात सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, लोगों में परेशानी का कोई मामला नहीं, अभी तो 40 दिन हुए हैं। परेशानी तो लोगों को ये है कि जो साबका हुकूमत है कि वो मसाइल इतने छोड़ के चले गई है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो, चाहे वो आपके गर्दिशी कर्जे हों जो 1200 अरब का छोड़ गए, जो मुल्क के कर्जे हैं, हर पाकिस्तानी का शहरी जो है वो 1,25,000 का कर्जई है, 28 ट्रिलियन के आप टोटल जो है वो कर्ज छोड़ के चले गए हैं, 154 अरब का आप गैस के ऊपर जो है वो डेफिसिट छोड़ के चले गए हैं। खजाना तो ये खाली करके गए हैं, बल्कि लूट मार करके गए हैं। अब मामला ये है कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक सिस्टम इन प्लेस कर रहे हैं। आज आप देखें कि पिछले 40 रोज के अंदर जी कितने जो इकदामात किए गए हैं, उन इकदामात के अंदर देखें मुल्क को राइट डायरेक्शन में आपने डाला। मुल्क को डैम्स की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर ने डैम फंड को ऑन किया, लोगों को तैयार किया। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू था, जंगलात काट दिए गए, ट्री प्लांटेशन का इनिशिएटिव लिया गया, जो ऑस्टेरिटी का इनिशिएटिव लिया गया। आपने बात तो सुन लें जी, इस्लामाबाद में चाहे पहले आपने जो बात की उसके ऊपर भी सीडीए को कन्वे हो गया ये मैसेज, उन्होंने अपने तौर के ऊपर जो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हुकूमत का इनिशिएटिव है दरख्त लगाने का, दरख्त काटने का हुकूमत का कोई इनिशिएटिव नहीं है, और जो ये कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कॉशन भी कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इसी के साथ साथ आप देखें कि हमने जो मुल्क की दौलत लूट के बाहर लेके गए हैं, अब देखें ना, मुल्क की दौलत वापस लेके वो भी वापस लाने के इनिशिएटिव के पे काम स्टार्ट हो चुका है। बड़ी तादाद पे हुकूमत इकदाम कर रही है, पार्लियामान को मजबूत किया है, कैबिनेट्स की मीटिंग रेगुलरली हो रही है, ऑपोजिशन की जो डिमांड है वो भी सुनी जा रही है। इनकी डिमांड के ऊपर जो है वो धांधली के ऊपर पार्लियामानी कमीशन, सेनेट के लोग भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो परेशानी इन लोगों को है, वो परेशानी है कि इक़्तिदार चला गया है, मजे खत्म हो गए हैं, और बादशाहतों का जो तर्ज जिंदगी था वो इमरान खान ने खत्म कर दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने भैंस कॉलोनी बनाया हुआ था, वो भी खत्म हो गई है। अच्छा, वेलकम टू यू राजा आमिर अब्बास साहब। जिस स्टेज पर इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के या नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, या कैप्टन सफदर को ले लें, इवन उन्होंने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब की, क्या कोई डील हो सकती है? अगर होगी तो किससे होगी? देखिए, अगर डील की बात होगी तो फिर क्या आप वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला कहेंगे कि जी वो भी किसी डील का नतीजा था? क्या उसको उठा के, मैं नहीं समझता किसी किस्म की कोई डील मुमकिन ही नहीं। हाँ, अगर तो इनको अभी उस केस का फैसला नहीं आ रहा, अभी एक छोटा सा रिलीफ मिला है, उसकी जजमेंट आने दीजिए, उसको हम जरा पढ़ें और देखें कि क्या वो ग्राउंड्स थे। आया वाकई ही उस वक्त की नैब ने कुछ कोताहियां ऐसी छोड़ दी थी उस रेफरेंस में कि जो बाद में जाके इन्हें फायदा मिल रहा है, आया इस बेस पे इनको ये मिल रहा है? तो जैसे ही जजमेंट आ जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके बाद हम पोजीशन में हो गए। बाकी जहां तक रह गए ये केसेस, तो आपको ये थोड़ा सा नैब के ऊपर आपने के इल्म में होगा कि चीफ जस्टिस ने भी चेयरमैन नैब को और उनकी पिछले दिनों बुलाया है और कहा है कि जी हमें बताइए कि ये 6 महीने से आज चीमा भी गिरफ्तार है, फवाद भी गिरफ्तार है, ये सारे केसेस 56 कंपनीज के भी हैं, ये कोई मंतकी इनका रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि हमने ये देखना है कि ये जो अक्रॉस द बोर्ड बात होती है ना कि जी नैब की चेयरमैन
चेयरमैन ने भी कहा था कि अक्रॉस द बोर्ड ये होगी अकाउंटेबिलिटी, तो अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिंध में भी कर दी तो पंजाब में भी कर दी, दिस इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड, या पीपल्स पार्टी का भी कर दिया, पीटीआई का भी कर दिया, दिस इज नॉट अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड मेरे ताई ये है कि अक्रॉस द बोर्ड होगा कि जब इस मुल्क के सबसे मजबूत आदमी उसको भी सजा होगी और इस मुल्क के एक गरीब शख्स को भी उसी पैमाने से सजा होगी। लेकिन अगर ये चीज आ गई कि जैसे जरदारी साहब के केसेस हैं क्विटल हो जाता है, मियां साहब के केसेस में अगर अल्टीमेट क्विटल्स होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ के केसेस सिर्फ वो आते जाते नोटिस पे गुजारा हो रहा है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अब ये केसेस आ रहे हैं। अगर इस पे रिजल्ट नहीं आता तो फिर इनकी गवर्नमेंट जो कह रही है कि जी अकाउंटेबिलिटी इस मुल्क में होगी, तो फिर वो मुझे होती हुई नजर नहीं आएगी कि अगर सिर्फ गरीब आदमी को या ग्रेड 19-20 के लिए आपने अकाउंटेबिलिटी का पूरा नया अदारा रख दिया और ऊपर वाले छूट जाते हैं, तो फिर दिस इज नो अकाउंटेबिलिटी, फिर हमारे मुल्क से ये चीज नासूर खत्म नहीं होगा। राइट, आई कम टू यू राना साहब, आप कह रहे हैं कि आप एग्री कर रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई, लेकिन आप इससे भी एग्री करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए, और सबके लिए का मतलब ये है कि जिस भी ओहदे पर हो, जिस भी लेवल पर हो, आपके लिए कानून बराबर होना चाहिए। देखें, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो अभी फरमा रहे थे, मैं उससे टोटली एग्रीड हूं। कोई डील ना करने के सोच रहा है ना करता है। मियां साहब वापस आए वहां से और अपने आप को पेश किया, जेल में चले गए, जो भी है। लेकिन आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें नैब के कन्विक्शंस का, और फिर हाई कोर्ट में और सुपीरियर अदालतों में उनके रेशो देखें कि जो वहाँ से भी अप्रूव हुई। तो नैब के बारे में जो व्यू है लोगों का, वो अभी इन्होंने भी कहा और आपके सामने है, और वो लॉ भी जो है वो मुशर्रफ ने बनाया था लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो पिछले हुआ है कुछ अरसे से कि हमने अपने मुल्क को एक करप्ट रियासत बना के दुनिया में पेश किया, और क्योंकि पाकिस्तान में ये लोग समझते हैं पाकिस्तान करप्शन नहीं होती, पाकिस्तान में दुनिया का हर मुल्क करप्ट है, हर मुल्क के अंदर करप्शन होती है, लेकिन वो अपनी लिनन जो है वो पब्लिक में वॉच नहीं करते। वहाँ पे जो होती है ना मॉरल करप्शन, वो शायद सबसे बड़ी करप्शन होती है। जो जितनी एक्सेप्टेबिलिटी करप्शन पाकिस्तान में है, देखिए मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम की करप्शन है, मामलात की करप्शन है, कोई पकड़ नहीं है, हर जगह पे आपको कहीं सिफारिश चलती है, कहीं किसी और का जो है रिलेशनशिप वो काम आ जाता है, कोई और मामला हो जाता है। मेरा जो व्यू है इसके बारे में, सब कुछ होता है। देखिए मेरा जो इसके बारे में पैसे दे के दिखाएं यूरोप में किसी को, चले आप सही कह रही हैं। मेरा इस पे जो व्यू है वो ये है कि हमारे मुल्क में कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम नहीं रहा। 4 माशाल्लाह डिक्टेटर आए, उन्होंने 4 नए कानून नाफिज किए, फिर हुकूमतें आती थी 2-2 साल 2.5 साल के लिए, वो अभी करवट लेती थी, उनको फारिग कर दिया जाता था। तो हमारे मुल्क के साथ बहुत ट्रेजिडीज हो चुकी हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और जो भी हुकूमत आएगी उसको सर जोड़ के और सबको साथ देखे। अगर आपने ट्रेजिडी, राना साहब किसकी ट्रेजिडी को आप अहमियत दे रहे हैं? ट्रेजिडी उस बेवा की है जो अपना जेवर बेच के एक प्लॉट लेती है, उस पर कब्जा हो जाता है, उसकी है जिसकी जो कब्जा माफिया के आगे होस्टेज है, उसकी है जिसको जरूरत है और बैंक कर्जा नहीं देता और जो कर्जे लेके हड़प कर जाते हैं, या ये है कि जी मार्शल लॉ लग गया। किस लेवल पर ट्रेजेडी तो सबके लिए बराबर है ना सर, हम कैसे गेज कर सकते हैं कि ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी है, करप्शन पे बात मैं बता देता हूँ, मैं तो बड़ी छोटी बात करता हूँ। देखें जब वो बेवाएं सारी शामिल हो जाती हैं और पूरा मुल्क बेवा बन जाता है जिस वक्त मार्शल लॉ लगता है, वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। वो पूरा मुल्क उस बेवा की तरह हो जाता है जिसके घर को। सर हम ये समझे कि नून लीग के लिए इस वक्त सिविल मिलिट्री के अलावा और कोई मसला नजर नहीं आ रहा उनको। मैं समझता हूं कि मशहूद वो किसी और पर राय में कह रहे हैं, कल सदीक फारूक साहब यहाँ बैठे यही बात कर रहे थे, अब आज आप भी यही बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान का सिविल मिलिट्री, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपके खिलाफ जो दुनिया में नैरेटिव बना हुआ है, आपकी जमहूरियत को वो जमहूरियत नहीं समझते, आपकी हुकूमत को वो किसी फैसले के लिए कॉम्पिटेंट नहीं समझते, आपकी वो आते हैं बाहर के मुल्कों से और वो फिर GHQ में भी मीटिंग करके जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो तस्वीर दुनिया में जा रही है कि हुकूमतें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए हिंदुस्तान का भी यही नैरेटिव है। मैं एज एन एनवॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर आई वेंट टू पेरिस। हिंदुस्तान का तो ये नैरेटिव है, मुझे आपका ये नैरेटिव सुन के काफी अफसोस हुआ। मैं हिंदुस्तान का यही नैरेटिव है। आई वेंट टू पेरिस एज एन एनवॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वहां पे भी यही नैरेटिव था कि आप अपने मुल्क को ठीक करें, आप अपने मुल्क से ये करें वो करें। मतलब हमारी जो आज हिंदुस्तान में भी तो जमहूरियत है,
वहां उसकी जमहूरियत को तो कोई बुरा नहीं कहता। ओके, अब आप क्योंकि आप हुकूमत में हैं, सो डू यू थिंक ये नैरेटिव है पूरी दुनिया में इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूँ यही प्रॉब्लम था, कशकोल उठा के पूरी दुनिया में हमारे फिर वक्त रहे में थे, यही प्रॉब्लम था, कशकोल उठा के फिर रहे थे, तो फिर तो यही नैरेटिव था और इन लोगों ने नैरेटिव को बेहतर करने के लिए किया ही कुछ नहीं। आज देखें बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वह जमहूरी हुकूमत कायम है, और जब हुक्मरानों के अपने हाथ करप्शन से रंगे होंगे तो इनको कौन अहमियत देगा? और बार बार हमें हिंदुस्तान की मिसालें देते हैं। भाई, पाकिस्तान एक, मैं समझता हूँ, सॉवरेन मुल्क है और हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को कभी इन्होंने बेहतर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने कोशिश ही नहीं की। हमेशा इनकी जो है वो जुबानें बंद रहती थी। साहब जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, भरपूर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, चाहे वो भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयां हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर मुजालिम हो, चाहे वो पाकिस्तान का खित्ते के अंदर अमन के किरदार के हवाले से बात हो, फिर उम्मत मुसलमा के हवाले से भी आवाज उठाई। इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? इन्होंने आवाज उठाई, ये गुलामों की तरह जो है उनका नैरेटिव ला के यहाँ पर बयान करते हैं और फिर लोगों के अंदर नाउमीदी पैदा करते हैं। We have to go on a break, Rana Sahab. We'll go take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। जो मामला पाकिस्तान के रहे हैं उसमें कौन से मामला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं? राना साहब का कहना यह है कि मार्शल लॉ लगना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। बहुत से लोगों का ये ओपिनियन हो सकता है, बट आई विल कम टू यू राजा साहब। कानून की हुक्मरानी भी एक अहम मसला है। इसहाक डार साहब का केस अब किस लेवल पर है? ये जो उनके असासे हैं, इनको अगर नीलाम किया जाता है, फिर इसके बाद क्या होगा? देखिए, जब आपको प्रोक्लेमेशन इशू हो जाती है अदालत से कि आप वांटेड हैं, उसके बाद 6 माह तक ये लॉ में लिखा हुआ है कि कोर्ट्स वेट करती हैं कि आप सरेंडर करते हैं कि नहीं। ठीक है। अगर आफ्टर पासिंग ऑफ 6 मंथ्स, जो कि इनके केस में शायद 8, 9, 10 माह हो चुके हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट के पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 88 है, उसमें ये है कि आप सब क्लॉज 7 है कि आफ्टर 6 मंथ्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट या तो अपने पास रख सकती है या उसको नीलाम करके पैसा अदालत में जमा करा सकती है। अब इस केस को, इस ऑर्डर को ये हो गया। अब इसको अगर चैलेंज करना है, चैलेंज में जाके स्टे लेना है, तो चैलेंज सिर्फ वो शख्स करेगा कि जो सबसे पहले आके अदालत में सरेंडर करेगा, अपनी गिरफ्तारी पेश करेगा, जो कि साहब खुद है। उसके अलावा इसको कोई प्रेशर डालने के लिए कि वो आ जाए नहीं, इसमें एक इशू आएगा कि इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, और चैलेंज नहीं कर सकेगा तो ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसने इंप्लीमेंट होना है, तो ये नीलामी होगी। लेकिन अगर इसको हम इक्वेट करें परवेज मुशर्रफ साहब के केस से, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब के केस में पता नहीं 6 माह हो गए हैं कि नहीं हुए। अगर वहां भी अगर दरखास्त चली जाती है, ये दरखास्त किसकी तरफ से गई है कि जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे नैब की तरफ से, अगर वहां पे है स्टेट, अगर स्टेट एक एप्लीकेशन ऐसी लगा देती है तो वहां भी इसी किस्म का ऑर्डर होना चाहिए। थी कि नीलामी का कहा है कोर्ट ने। देखिए, एक तो नीलामी, एक होती है 4 फीचर, वो 4 फीचर हुआ था कि बंद कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया जाता है, सील लग जाती है। अब नीलामी नॉर्मली उस वक्त होती है कि जब ये कोई चीज पेरिशेबल हो या जाया हो रही हो, या जब होती है कि एक बंदे को इल्म ही नहीं है कि उसके केस, उसके खिलाफ केसेस हैं। लेकिन यहां पे तो इसहाक डार के इल्म में है, मुशर्रफ साहब के भी इल्म में है, तो अगर उनके केस में भी कोई इसी किस्म की वहां की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चली जाती है दरखास्त, तो फिर वहां की अदालत इसको देखेगी कि इसमें क्या करना है, और आया यहां पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल है, आया जो ट्रीजन के लॉज है उसमें एप्लीकेशन उसकी है या नहीं, ये एक पॉइंट वहां देखना। राइट, आई विल कम टू यू राना अफजल कि जो इसहाक डार साहब वतन वापस क्यों नहीं आ जाते? मुझे नहीं पता, उन्होंने, उनके वकील ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और जो भी पोजीशन ली है उन्होंने कोर्ट में ले ली है, कोर्ट के इल्म में है, वो क्यों नहीं आ रहे? लेकिन नजर आ रहा है ना सर कि इतने बीमार नहीं है। वी कैन सी दैट, आप भी देख सकते हैं आजकल मीडिया का जमाना है। ऑन अ पर्सनल नोट, सकते हैं जो बेस्ड ऑन दिस वीडियो एविडेंस अपनी जाती राय दे सकता हूं कि उनका शायद इन अदालतों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, नैब की अदालत पे। और मियां साहब का, मियां नवाज शरीफ का, मरीम नवाज साहिबा का था, इसलिए मियां नवाज शरीफ एज अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विट्स, वो पेश हो रहे हैं, वो तो जेल काटने भी आ गए हैं, और उनको यकीन है कि इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे यहाँ से। देखें, आपने बड़ा अच्छा किया जो आपने मुशर्रफ का भी जिक्र किया।
अभी ये कह रहे थे कि शायद उनकी तो अभी वो दरख्वास्त ही नैब ने नहीं भेजी कि उनकी प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केट कर ली जाए। चंद दिन पहले मैं टीवी पे देख रहा था कि उनकी तो प्रॉपर्टी जो है उनकी बेगम साहबा के नाम पे लगी हुई है, जिन्होंने बेगम साहबा ने कभी पाकिस्तान में नौकरी तो की नहीं, तो वो प्रॉपर्टी भी कॉन्फिस्केट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुशर्रफ की है, उनकी बेगम साहबा ने इनहेरिट नहीं की हुई। तो ये पैसे इन्होंने मिलके बनाए हैं, अभी भी उनके 10-12 बैंक अकाउंट हैं, पता नहीं क्या करते रहे हैं ये। तो इसलिए उनको तो दावत दी जा रही है कि आप आ जाओ, आपको सहूलतें दी जाएंगी। अगर इसहाक डार साहब को भी ऐसी कोई दावत दे दें तो शायद वो भी आ जाएं, मैं कह नहीं सकता। और अगर ये जो उनको खबर तो गई होगी कि उनके असासन नीलाम हो जाएंगे, इसका कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर? आई डोंट नो, बट मेरा ख्याल है होगा प्रेशर। अगर जब भी यहाँ पे वो मुनासिब समझेंगे आके अपना चले, अगर वो उनका केस शायद यही है ना कि उनके पास उनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ से ज़्यादा असासे हैं, तो चले हुकूमत का नुकसान पूरा हो जाएगा। ओके, आई कम टू यू फरूख हबीब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से जो इसहाक डार साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया गया है, इस फैसले के बाद भी कोशिश जारी रहेगी कि इसहाक डार साहब वापस आए? बिल्कुल, देखें वो मैं समझता हूँ कि कौमी मुजरम है, उन्होंने करप्शन की है और करप्शन करने वालों की उन्होंने हेल्प भी की है, उनकी मदद भी की है, और वो इश्तिहारी हैं और मुल्क से भागे हुए हैं। इस टाइम वो जो है इंटरनेशनल भगोड़े हैं और कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। जो उनकी जायदाद है, उस जायदाद को भी कानून के मुताबिक जो है उसके ऊपर आज फैसला आ गया है। लेकिन इसहाक डार तो चलते फिरते भरपूर तरीके से नज़र आ रहे हैं कि वो लंदन की, बरतानिया की सड़कों के ऊपर जो है वो चहलकदमी भी कर रहे हैं और अपने रोज़मर्रा के मामूलात को भी चला रहे हैं। उनको वापस लेकर आएंगे ताकि मिसाल बने उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं है और कानून की हुक्मरानी कायम होगी। और ये कहना कि इसहाक डार को जो है इन अदालतों के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चोर तो हमेशा जो है वो कहेगा कि मैं भागा रहूं, और जब हुकूमत थी तो यहाँ पर जो है वो वजारत के मदे लेते रहे, उस वक्त उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। अब जो है उनके ऊपर केसेस हैं, उनको पता है कि उन्होंने चोरी की हुई है, तो वो भागे हुए हैं। वापस लेकर आएंगे उनको और उनके ऊपर इन्हीं अदालतों के अंदर जो है वो केसेस भी चलेंगे, उनको सजा भी होगी और जेल में जाएंगे, वो भी अडियाला जेल के। ओके, आई कम टू यू नाउ। ये जो आज जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की अदालत में पेश ना होने तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है, और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब का केस है, सो डिस्क्रिपेंसी है जो अभी राना साहब ने भी कहा। नहीं, देखिए उनका कहना यह है कि आपके खिलाफ जो केस चल रहा है, इनके खिलाफ हाई ट्रिजन का केस चल रहा है कि पाकिस्तान आप आ जाएं, ठीक है, और फेस द कोर्ट, अदालत जाएं और अदालत जो भी फैसला करती है, अदालत आपको अरेस्ट करती है, अरेस्ट करे भले से, अदालत आपको सजा देती है, आपको सजा मिलेगी, अदालत आपको बरी कर देती है, बरी हो जाए। लेकिन इसहाक डार का मसला उनसे डिफरेंट है। इसहाक डार के साथ जो इशू आ गया है वो ये है कि नैब के जो लॉज है ना, ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और नैब कवानीन में जब वो एक दफा अदालत आके एब्सकॉन्ड कर गए हैं और वहां से मेडिकल भेज रहे हैं कि जनाब ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैं आ नहीं सक रहा, अदालत ने वो रद्द कर दिया। जब वो रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि आप पहुंचे, ये नहीं पहुंच रहे, और उधर से अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं तो समझता हूं मुशर्रफ साहब के केस में भी अगर जो प्रोसिक्यूट उनको कर रहे हैं, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो वहां भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर दोनों में फर्क रखा जाएगा तो फिर तो वो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं होगी ना, कि अगर आप उधर कोई और बात करें, यहां कोई और बात करें, तो लॉ अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसमें एप्लीकेबल है तो वहां भी उनकी प्रॉपर्टीज अगर उनके नाम पे है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर उनके नाम पे है, क्योंकि अगर बीवी के नाम पे है तो ये अभी इस स्टेज पे साबित नहीं हो सकता कि वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं, उसका एक अलग से प्रोसीजर है। और इनकी प्रॉपर्टीज गालिबन तमाम इनके अपने नाम पे है, क्योंकि इनके बच्चों के नाम पे बहुत बड़े टावर्स हैं यूएई में, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया अदालत ने इस फोर फीचर ऑर्डर में। ये तो डिक्लेयर्ड, हाँ, वो असल में तो बहुत बड़े टावर्स थे यूएई में, वो इसहाक डार साहब के बच्चों के हैं, उनके नाम पे कोई ऑर्डर नहीं है। राइट, बट राणा साहब मॉरल ग्राउंड पे अगर देख लें, हम भी जानते हैं कि इकोनॉमी के क्या मामलात हैं पाकिस्तान के, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको मॉरल हाई ग्राउंड नहीं लेना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, पहले तो मैं ये दुरुस्त कर दूं कि इन्होंने कहा कि उनके बच्चों के नाम पे टावर्स हैं, उनके बच्चे टावर्स बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान में बिल्डर्स जो हैं वो बुकिंग लेते हैं फ्लैट्स की, और फिर वो फ्लैट लोगों के होते हैं, उनको बना के बेचते हैं और उससे प्रॉफिट निकालते हैं। तो दो टावर उन्होंने बनाए, वो टावर्स को ओन नहीं करते, उन टावर्स में उनके चंद एक फ्लैट होंगे, तो ये तो तस्हीह की बात है। मॉरल हाई ग्राउंड यहाँ कौन लेता है? यहाँ लोग अपने DNA टेस्ट करवा के मॉरल हाई ग्राउंड नहीं लेते। मॉरल हाई ग्राउंड जहां आपका कॉन्फिडेंस ना हो
वहाँ कौन मॉरल हाई ग्राउंड लेता है? मुशर्रफ मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है, अगर वो आप ये समझते हैं वो ठीक है सेहत पे, मैं समझता हूँ कि वो मॉरल हाई ग्राउंड सिर्फ कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है, मोरालिटी पे नहीं लिया जाता। मोरालिटी पे भी लेना चाहिए, मॉरल हाई ग्राउंड, वो मोरालिटी से ही मॉरल है, लेकिन नहीं होता, कोई भी नहीं करता, ये सब तरफ एक ही हाल है। सो मॉरल हाई ग्राउंड उस वक्त लेंगे जब कोई डील मिल जाएगी, फिर लिया जा सकता है मॉरल हाई ग्राउंड ऑन अ लाइटर नोट। मेरा ख्याल है कि अब डील वगैरह का जमाना खत्म हो गया, अब डील मिलेगी तो अब सोशल मीडिया भी बैठा हुआ है, वो सोशल मीडिया फिर आपका एहतसाब करेगा, इसलिए डील शील का जमाना मेरा ख्याल चला गया है। फेयर ट्रायल जो है उसकी उम्मीद रखी जा सकती है कि आपको फेयर ट्रायल मिले, और वो बहुत बड़ी बात है कि अभी इन्होंने कहा हम 3000 करोड़ लेके आएंगे, आज इनको हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये 3000 करोड़ पूरा नहीं करेंगे, इनका हम नाक रगड़ते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने 3000 करोड़ का झांसा देके अवाम से वोट लिए, वो इनसे हमने पूरा करवाना है। सर अब ये तो साहबदार साहब भी वादे करते रहे हैं कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊंगा, अब वो खुद ही नहीं आ रहे। नहीं, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। आज OECD का जो प्लेटफॉर्म है, 3.5 साल लगे हमें उसको ऑपरेशनल करने में, 1 सितंबर 2018 से वो ऑपरेशनल हो गया है। पिछले 1 महीने में 4-5 हज़ार लोगों के आपको अकाउंट्स मिल गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल मिल गई है। अब इस गवर्नमेंट का काम है, हमने इनके लिए वो प्लेटफॉर्म बना दिया, अब ये पकड़े उन लोगों को, लेके आए पैसा वापस। okay. चलिए, वो कह रहे हैं कि हमने सारा ग्राउंड वर्क कर दिया आपके लिए, अब आपके लिए इजी काम है, पैसा वापस लें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क करके गए हैं, और मईशत को तबाह कर गए हैं, और बढ़ के लूट के खुद जो मईशत पे मेरे से बहस कर रहे, और यकीनन जो है वो हम FBI के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। देखे जो लोग, जिन लोगों ने टैक्स चोरी किया है, जो टैक्स अवेडर्स हैं, वो बिल्कुल जो है वो कानून से बच नहीं सकते, और उसके सामने आएंगे। और मैं ये समझता हूँ, देखें मैं ये समझता हूँ कि जो बात आपने की कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, तो आप क्या सिखा रहे हैं? इसी वजह से लोगों ने जो है इनको मुस्तरद किया है, यही माइंड सेट है। ये बेसिकली करप्शन को ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। यही वजह है कि लोग अब चाहते, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए, इमरान खान को वजीर आज़म बनाया, और इंशाल्लाह जो लूटा हुआ पैसा है वो भी वापस आएगा, और चोर करप्ट जो है वो जेल में जाएंगे। इनकी जगह जो है वो जेल ही है, और वो अडयाला जेल है। ओके, जो एक तरीकाकार है, ठीक है, अदालत के पास सर्टेन ऑप्शंस भी हो सकती हैं, अगर कोई नहीं आ रहा पाकिस्तान वापस, तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद आपने एक तो रेड वारंट्स किए, फिर उसके बाद आपका उस ममालिक में जाके, अब अगर कोई यूके में है तो यूके में जाके फिर आपको परसू करना पड़ेगा, उनकी अदालतों में आपको केस लगाना पड़ेगा, उनके साथ ट्रीटीज करनी पड़ेगी। हमने देखा कि इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया है उसके यूके के साथ, लेकिन दैट डिक्लेरेशन हैज टू कन्वर्ट इनटू सम लॉ, कोई ट्रीटी बनना चाहिए उसको। जब वो ट्रीटी अगर बन जाती है तो फिर आप वहां से उनको एक्सपेडाइट करा के उनको वापस ला सकते हैं, एक्सट्रेडिशन हो सकती है। एक्सट्रेडिशन की आप एक ट्रीटी कर ले। मैं खुद एक यूएस सिटीजन था, हमीश खान बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट था, उसको मैं न्यूयॉर्क से खुद अरेस्ट करके लेके आया था। ही वाज एब्सकॉन्डर देयर, हाँ, और वो पाकिस्तानी भी नहीं था, यूएस सिटीजन था, बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बैंक ऑफ पंजाब। तो हमारी ट्रीटी थी, हमने नेगोशिएशन की, उनकी कोर्ट्स में मैं गया, एंड अल्टीमेटली आई ब्रॉट हिम बैक। ये एग्जांपल लाया जा सकता है, बिल्कुल इसहाक का उनसे शायद आसान केस होगा, लेकिन बात यह है कि इसके लिए थोड़ा सा जो केसेस है स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब जैसे कि नैब की कुछ कमजोरी थी कि जी उस केस में लिख दिया गया था कि जी मियां साहब को करप्शन या पिन नहीं निकाला गया, तो इनको अपील करनी चाहिए थी कि ये तो केस ही नहीं है। तो थोड़े से अपने केसेस को स्ट्रॉन्ग करें, और अगेन वही बात जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नैब के स्ट्रक्चर को और नैब में लेजिस्लेशन की बहुत जरूरत है। ये जो नैब के कवानीन है ना, ये कवानीन आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसमें बहुत सा झोल है, इसमें बहुत कमियां है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फरिया आप नोट कीजिए कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का तरीकाकार है। अब आप देखिए कि चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेट्स सी द ग्राउंड रियलिटी। लीडर ऑफ द हाउस चले गए करप्शन में खुद जेल में, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह साहब थे, उन पे भी काफी सारे अभी सवालात उठ रहे हैं, केसेस हैं, बातें की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में
क्या वजह हो, क्या वो ऐसे शख्स को लाएंगे कि जो आके क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे? उन्हें तो फिर वही वो जो पहले चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी किस्म के चेयरमैन उन्हें सूट करेंगे, जो आके फैसिलिटी नीड एक अलग इदारा जो सिर्फ करप्शन को देखे। आपका सिस्टम इतना क्लियर क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए लेट्स सी द ग्राउंड रियलिटीज। हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी करप्शन के उसमें फंसे हुए हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो इसके लिए दुनिया में होते हैं स्पेशल लॉज। अब जैसे आपने अभी कहा कि जो यूके में आ गया अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आ गया, वहां भी लॉज पहले से मौजूद थे। यूके में 2017 में फाइनेंशियल क्राइम एक्ट आ गया, एक दुनिया में ये लॉज बन रहे हैं, डेवलप होते हैं। एक्ट आया जब 9/11 के बाद। असल चीज है इन लॉज को इंप्लीमेंट करें और ये लेजिस्लेशन की तरफ जाएं। जब तक लेजिस्लेशन नहीं करेंगे या ऑर्डिनेंस नहीं लाते, नैब मौजूदा उसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी कर सके जो इनका नारा था या जो इसके ऊपर जो है वो बड़ी तेजी से काम भी हो रहा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो है वो यूके के जो